नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं वकालत 24। देखिए, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, यानी परसों। एक दिन गैप देके आज खबर आती है कि वाराणसी का जो ज्ञानवापी मस्जिद है और उसका जो ASI सर्वे है, उसकी रिपोर्ट जो है वो दोनों पक्षों को दे दी जाएगी, यानी हिंदू और मुसलमान पक्ष को वो रिपोर्ट दे दी जाएगी। आखिर उस सर्वे में क्या है उसका पता चल जाएगा, यानी वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। अब इसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि जब रामलला विराजमान हो गए हैं, विराजमान होने के 2 दिन बाद ये अनाउंसमेंट होती है, कोर्ट इस बात को कहता है कि ठीक है आप रिपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद सर अब क्या होने वाला है? पहले खबर तो आपने बता दी कि ज्ञानवापी का जो ASI सर्वे की रिपोर्ट थी, जो कोर्ट में दिसंबर में सबमिट हुई थी, उसे सार्वजनिक करने की का आदेश हो गया। ASI नहीं चाहती थी कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? तो ASI का कहना था कि इस रिपोर्ट की बातें जी अगर सार्वजनिक होंगी तो इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी संवेदनशील बातें हो सकती हैं, और मामला भी बहुत ही संवेदनशील है। तो ऐसे में इसका कुछ ऐसा असर पड़ सकता है, समाज पर असर पड़ सकता है, इसलिए इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जी तो ASI के इस आपत्ति के बावजूद कोर्ट ने आदेश दिया है, और कोर्ट ने आदेश दे दिया। हालांकि एक और आपत्ति थी कि मेल से नहीं भेजना है तो हार्ड कॉपी देना है। अब इसको समझिए कि इस खबर के मायने क्या है। हालांकि दोनों पक्षों को देने की बात हुई, यानी मस्जिद पक्ष और हिंदू पक्ष। इसमें सार्वजनिक होने की बात यह है कि जिसके भी हाथ में जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो उसे सर्कुलेट करेगा, वो पहले पढ़ेगा और फिर देखेगा और वो बताएगा इसमें ये मिला, इसमें वो मिला। और फिर आपको याद होगा कि जब सर्वे हो रही थी जी, तो उस सर्वे में कुछ कुछ बातें बाहर आ रही थी। कई बार जितनी चीजें बाहर आ रही थी, ASI वालों को भी नहीं समझ में आता कहां से बातें आ रही थी। मतलब मीडिया में उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा था। कुछ वीडियोस भी आई थी, उस टाइम वीडियोस भी आए थे। तो मुझे फिर बात याद आती है कि ASI का जब आदेश हुआ था, मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जी, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे ये आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि ये आदेश सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसकी जरूरत क्या है। उसमें एक और बात आई कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू होता है, 1991 लागू होता है, ऐसे में ये नहीं होना चाहिए। खुद CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बात कही थी कि जब विवाद है और विवाद का समाधान के लिए तो ये जरूरी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मसला है। विवाद के समाधान के लिए जरूरी है कि वो पता चले कि वहां पर वस्तुस्थिति क्या है, और सर्वे इसी के लिए तो हो रहा है। चूंकि विवाद शुरू हुआ है और विवाद के निपटारे के लिए इस तरह का सर्वे पर होना चाहिए जी, और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। तो जब हरी झंडी दे दी, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट में क्या क्या है, ये बहुत कुछ बातें पहले से पता हो गई जब सर्वे चल रहा जी। तो उसमें जो चीजें आ रही थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मंदिर से। तो फिर मुझे याद आता है कि अयोध्या मामले में ASI रिपोर्ट, वहां पर भी ASI सर्वे हुआ था, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, विशेष तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलला विराजमान को जमीन का मालिकाना हक जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसमें ASI सर्वे यानी पुरातत्व विभाग का जो सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसी आधार पर कोर्ट ने वो फैसला दिया था। तो अयोध्या मामले में भी सर्वे हुआ था जी, ज्ञानवापी के मामले में भी सर्वे जी। खुद देश के मुख्य न्यायाधीश ये कह चुके हैं कि विवाद के निपटारे के लिए सर्वे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। वो भी तब कह चुके हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये मना करता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो प्रावधान है उसमें ये लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जिस धर्म स्थल का जो चरित्र होगा उसमें बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या के मामले में फैसला दिया, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसका सम्मान होना चाहिए जी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अयोध्या तो हो गया,
काशी मथुरा टाइप का विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कह दिया जी। लेकिन कोर्ट के उस कहने के बावजूद काशी भी चल रहा है, मथुरा में भी शुरुआत हो गई। मथुरा में भी चूंकि मथुरा में हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था जी, सर्वे का आदेश दे दिया था। हालांकि ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर फिलहाल उस सर्वे पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया। उसकी वजह यह थी कि मथुरा में कई मामले दर्ज हुए थे, कई मुकदमे थे, तो हाईकोर्ट ने सारे मामलों को अपने पास मंगा लिया था। और हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ही दी गई थी कि हाईकोर्ट ने जो किया है गलत किया है। उसी बीच में हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो यही तय करना है कि आपने जो अपने पास मंगाया है ये सही है या नहीं। इस बीच में आपको ये आदेश नहीं देना चाहिए था, इसलिए आपको तब तक इंतजार कीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को तय करना। अब हम आते हैं ज्ञान बनारस। जी। अयोध्या से पैरेलल ड्रॉ करने की वजह है कि जब सर्वे हो गया, सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो काशी हो या मथुरा हो। एक विवाद एक चर्चा हाल के दिन में ये भी चल रही है कि कहीं भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था अयोध्या के मामले में कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी जी। ये बात सही है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जहां मस्जिद थी जिसे मुस्लिम पक्ष कहता था बाबरी मस्जिद, जिसे कोर्ट में विवादित जमीन कहा गया, हिंदू पक्ष जिसे जन्मभूमि कहता था, कि वो जो मस्जिद थी उसके नीचे हिंदू धर्मस्थल मंदिर के अवशेष थे, ऐसी चीजें मिली थी जी। तो यहां पहले ही सर्वे के दौरान जो चीजें आई हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि वो हिंदू धर्मस्थल की चीजें हैं और उसकी चीजें हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई जब खुदाई होगी, जब खुदाई मतलब एएसआई की सर्वे हो, चाहे खुदाई बाद में हो, जैसे भी हो, तो वहां पर वो निकला भी होगा, वो तय है, वो तय है। वो कम निकले, ज्यादा निकले, शंख निकले, पुष्प निकले, गदा निकले, हाथी निकले, कुछ निकले, निकलना तय है। तो जब ये चीजें सार्वजनिक होंगी ना, तो ये जनमानस में को उद्वेलित करेंगे, बिल्कुल एक माहौल बनेगा। और माहौल कैसे बनता है, सब देश ने देखा हुआ है अयोध्या के मामले में। तो जब ये माहौल बनेगा, हालांकि मामला अदालत में है, लेकिन क्या ये अदालत तक ही सीमित रहेगा? अगर मैं अपने ही सवाल का जवाब दूं तो अयोध्या का मामला भी अदालत में था जी। अयोध्या का मामला भी अदालत में था, निचली अदालत में था, सुप्रीम कोर्ट में था, हाई कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में था। तीनों अदालतों में, 3 जगह अदालतों में लंबित था। उसके बावजूद भी क्या हुआ, सबने देखा। यहां पर भी निचली अदालत में भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन फिर भी सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर अयोध्या से आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं जी, तो आपको चीजें समझने के लिए काफी है कि अदालती लड़ाई चलती रहेगी, बाहर ग्राउंड पर और समाज में एक माहौल बनना तय। सर, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ था कि 1991 वर्शिप एक्ट के बारे में आपने बताया, कोर्ट बोल रही है कि ठीक हम सर्वे करा रहे हैं कि पता चल सके कि आखिर उस नीचे है क्या, जो भी है लोगों के सामने आएगा। अब कुछ ना कुछ तो आना है तो माहौल बनना है। और क्या मतलब ऐसा कहें कि जो नारे अभी लग रहे हैं कि, या फिर जो बहुत पहले लगाए गए थे कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शुभगाहट शुरू हो गई थी जी। और इसीलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद चुनौती दे दी गई थी जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके भारत सरकार से जवाब मांगा है, सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। और कहा जाता है कि जब लंबे समय तक सरकार जवाब नहीं दे, इसका मतलब सरकार इस स्थिति में, ये मान लीजिए कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो जवाब दे, और नहीं जवाब दे, इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं उस बात को सपोर्ट कर रही है जो याचिका में कही गई है। और याचिका में ये कही गई है कि वो कानून जो है वो गलत कानून है। उस कानून में जो व्यवस्था की गई कि अगर पास्ट में कोई धर्मस्थल जबरन ले लिया गया था, तोड़ दिया गया था, ले लिया गया था, तो आप कोई दावा नहीं कर सकती, आप बाद में दावा नहीं कर सकती, ये कानून प्राइमा फेसी गलत है। इसी आधार पर उसे चुनौती दी गई है। तो ये जो उसी समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो ये जो
अयोध्या के बाद, क्योंकि अयोध्या में जब एक चीज और जोड़िए कि अयोध्या में जब जीत मिली जी, ठीक उसी तर्ज पर चाहे ज्ञानवापी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, आप देखेंगे कि भगवान विश्वेश्वर मैंने काशी में जो विश्वनाथ को बोलते हैं उनको यहां पक्षकार बनाया गया है जी, बनारस में। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान को वहां पक्षकार बनाया गया। और फिर उसके कानूनी पहलू है, मैं थोड़ा सा फिर वही जोड़ दूं, इसके कानूनी पहलू हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जिस मामले में भगवान पक्षकार हो जाएं उसमें आधी लड़ाई, कानूनी लड़ाई आप जीत जाते हैं। वो क्यों जीत जाते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कानूनी टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि किसी वाद में कोर्ट में आपके जाने की मियाद तय होती है जी। किसी मामले में 6 साल है, किसी में 12 साल है। कि अगर कोई जमीन का विवाद है, कोई संपत्ति विवाद है जी, तो अगर आप 15 साल 10-12 साल पहले कोई आपका जमीन किसने ले लिया और 12 साल तक आपने क्लेम नहीं किया जी, कोर्ट में नहीं गए, क्लेम नहीं किया, 12 साल बाद जाते हैं तो कोर्ट ये कह सकता है कि आप 12 साल कहां थे। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन है और लॉ ऑफ लिमिटेशन में आप का वाद खारिज हो जाता है, आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं रह जाती है। और जैसे ही आप भगवान को पक्षकार बनाते हैं, भगवान पर ये लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होता है। ये मामला अयोध्या में हुआ था और इसीलिए बाद में वाद दायर होने के बावजूद भी रामलला विराजमान के पक्ष में डिग्री मिली। इंटरेस्टिंग ये भी है, अपने दर्शकों के लिए समझाने के लिए बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 लोग थे, मुस्लिम पक्ष जी, रामलला विराजमान जी, और निर्मोही अखाड़ा जी। कोर्ट ने रामलला विराजमान को जमीन दी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करी, ये कह करके कि आप अपना दावा साबित नहीं कर पाए। निर्मोही अखाड़ा जो हाई कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने 1/3 दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को इस आधार पर डिक्लाइन कर दिया, खारिज कर दिया कि आप लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत आपका वाद जो था वो बाधित था जी। तो आप समझिए इसमें कि अयोध्या में रामलला विराजमान को जब जीत मिली तो यहां पर रणनीति बनाने वालों ने कहा कि यहां पर भी भगवान विश्वेश्वर को पार्टी बनाओ। मथुरा में भी लगा कि यहां भगवान श्री कृष्ण को पक्षकार बनाओ, और पक्षकार जब बनाओगे तो ये कानून की ये जो बाधा है लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये लागू नहीं होगा और बाकी चीजें देख ली जाए। मतलब बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, मुझे भी इतने डेप्थ में नहीं पता था कि आखिर ये जो पक्षकार है वो भगवान को क्यों बनाया जा रहा है। और ये भी इसमें जोड़ दूं, एक चीज और जोड़ देता हूं। आप बिहार से हैं जी, मैं बिहार से हूं। अयोध्या मामले में लाल नारायण सिन्हा देश के बहुत बड़े कानूनविद थे जी, अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। और उस समय जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी जी, तो ये उस समय तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को इस बात की जानकारी थी कि ये आदमी बहुत ज्ञानी है और ये कुछ इस मामले में, तो उनसे कभी बातचीत हुई होगी जी। तो बूटा सिंह को ये बताया गया, ये पता चला कि इस मामले में हाईकोर्ट में जो वाद चल रहा है जी, उसमें कहीं भी जमीन का वो नहीं मांगा गया, मालिकाना हक नहीं मांगा गया है जी, जी। हक मांगा गया है कि हमको निर्बाध पूजा करने का अधिकार दिया जाए, हमको मैनेजमेंट का अधिकार दिया जाए, जमीन का हक नहीं मांगा गया है। तो पहली बात ये कही गई थी। तो उसमें कहा गया कि भैया पहले आप इसमें जमीन का हक मांगिए, और दूसरी बात कही कि लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होता है और इसका उपाय लाल नारायण सिन्हा जी देंगे। और ये मैसेज गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने शीला दीक्षित जी से मैसेज भिजवाया था, अशोक सिंघल के पास मैसेज गया और फिर विश्व हिंदू परिषद के लोग गए पटना के थे लाल नारायण सिन्हा जी, और उनसे उन्होंने सलाह ली। उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले तो जमीन का हक मांगो और दूसरा भगवान को इसमें पक्षकार बनाओ, नहीं तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में तुम्हारी पिटीशन डिसमिस हो जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। और तब रामलला विराजमान को बहुत बाद में इस मामले में पक्षकार बनाया गया। सर एक सवाल ये भी है कि 1991 वर्शिप एक्ट से ही है कि अगर शाही ईदगाह मंदिर भी ले लेते हैं, मस्जिद भी ले लेते हैं मथुरा का और वाराणसी का भी ले लेते हैं, नहीं उदाहरण में तो अगर सर एएसआई रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है कि वहां पे ऑब्वियसली आ जाएगा कि वहां पे मंदिर था, तो ये एक्ट उन मंदिरों को बनने से रोक देगा। यहीं पर बात आती है
कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर मैंने कहा कि जब खुद चीफ जस्टिस ने बात कही थी कि विवाद के निपटारे के लिए जरूरी है कि ये पता होना चाहिए कि वहां क्या है। और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्मस्थल का जो चरित्र होगा उसमें बदलाव नहीं होगा जी। अब 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थल का चरित्र क्या था, बनारस की स्थिति थोड़ी सी अलग है। वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा अभी भी होती है, तब भी होती थी। निर्बाध पूजा का अधिकार मांगा गया था। जब पहली याचिका गई थी, 5 हिंदू श्रद्धालुओं ने जो याचिका लगाई थी, तो उन्होंने निर्बाध पूजा की मांग की थी। श्रृंगार गौरी की पूजा पहले से होती रही है, मतलब धार्मिक चरित्र पर धार्मिक चरित्र क्लियर कट वहां पर भी नहीं है। हाँ, मतलब बेसिकली जैसे अब फिर अयोध्या से पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। जब 1955 के पहले उस दौरान जब वहां पर विवाद हुआ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में, तो वहां पर अंग्रेजों ने एक व्यवस्था की थी, एक दीवार बना दी थी, ड्रॉ कर दी थी, इनर कोर्टयार्ड और बाहरी। हाँ, तो अंदर में मस्जिद, अंदर में नमाज और बाहर में रामलला की मूर्ति रख के वहां पूजा होती थी। ठीक है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा था। यहां पर ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, साल में एक होती है, अभी भी होती है। पहले रेगुलर होती थी, अभी ओकेजनली होती है जी। अभी से निर्बाध पूजा। तो कहने का मतलब कि उस धार्मिक चरित्र को लेकर के यहां भी क्लियर कट पोजीशन नहीं है कि उसका धार्मिक चरित्र क्या है। तो 1947 लागू होगा कि नहीं लागू होगा, एक बड़ा सवाल है। ये अभी परीक्षण होना बाकी है, जो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट करे। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि इस बीच, चूंकि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बीच तो सुनवाई भी कर, या फिर ये भी सर ऐसा भी कहना गलत नहीं हुआ कि अभी तो इस चुनाव के लिए एक बड़ा धमाका हो चुका है, अगले चुनाव के लिए एक और धमाका शायद बचा के रखें। देखिए, जब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पालनपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, अयोध्या के साथ काशी और मथुरा का भी हुआ था, तो ये तो है ही, अयोध्या हो गया। और एक चीज और है ना, जब जीत मिलती है जी, जीत मिलती है तो उल्लास उमंग बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि काशी और मथुरा को मैं दूसरे निगाह से देखता हूं, अयोध्या और मथुरा को, काशी को मैं थोड़ा अलग करूंगा, अयोध्या और मथुरा को, इसलिए कि सनातन हिंदू धर्म में जो 2 भगवान हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इनका जो दोनों जन्म हुआ, अवतार जो भी कहिए, तो एक का कहा गया कि मथुरा उसमें अयोध्या में हुआ, जिस पर किसी ने विवाद ही नहीं किया, सबने माना। सुप्रीम कोर्ट में भी माना गया कि इस पर किसी को ऐतराज नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है ये मानने में कि भगवान राम पैदा हुए थे। और मथुरा में श्री कृष्ण पैदा हुए थे, इस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और वहां पूजा हो भी रही है जी। तो माहौल तो बनेगा। मतलब बेसिकली माहौल तो बनने वाला है। अब रिपोर्ट जैसे ही सार्वजनिक की जाएगी, दोनों पक्षकारों के हाथ में आएगी वो रिपोर्ट, तो हम तक भी पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं। ऑब्वियस है, अब कल तक आपके हाथ में होगी, आज शाम तक आपके हाथ में हो सकता है कि कल शाम, हाँ, जैसे उनको जैसे वो देंगे वैसे सबके पास आ जाएगी। उसके बाद से डिटेल में बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं ही, होंगी ही हैं, सुनवाई उसके दौरान, सर्वे के दौरान ही पता चल गई थी, उसे और अच्छे तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से किया जाएगा और खूब होने वाला है। मतलब बेसिकली कल हम फिर आपसे मिलने वाले हैं, हो सकता है कल उस रिपोर्ट के साथ मिले, या फिर कुछ और दूसरे अदालत से जुड़े हुए, कोर्ट से जुड़े हुए मामलों को लेकर, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।